नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता हफ्ता मार्केट्स के लिए बहुत ही एक्शन पैक्ड रहा। 2 दिन की तेज़ी, फिर 3 दिन की गिरावट भी हमने झेली। इनफैक्ट पहले 3 दिन की हैट्रिक लगी तेज़ी की, फिर उसके बाद 3 दिन की हमने गिरावट देखी मार्केट्स में। ऐसा नहीं लग रहा मित्तल साहब वापस वही युद्ध वाली जो यादें हैं ताज़ा हो रही हैं? बिल्कुल। देखिए संदीप भाई, लग तो ऐसी ही चीज़ें रही हैं, लेकिन ये मार्केट में वैसा युद्ध नहीं है। इस बार मैं बोलूँगा कि ये जो वीक रहा ये आईटी के नाम रहा। पहले एचसीएल ने तोड़ा, फिर एक दिन इन्फोसिस ने तोड़ा, और इन दोनों को देखकर सारे गिर गए। सारे गिर गए। फ्राइडे को तो बुरा ही हाल हो गया। बुरा हाल हो गया। वेडनेसडे को भी बुरा हाल हुआ था जिस दिन एचसीएल टेक गिरा था। तो मतलब जिनके नतीजे अब ठीक भी आ रहे हैं आईटी में, उनको भी इज्जत से नहीं देखा जा रहा, जिनके खराब आ रहे हैं उनको भी देखा नहीं जा रहा। इन्फोसिस से ना उम्मीदें बहुत थी कि इन्फोसिस आएगा, कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा नंबर्स में कि इन्फोसिस भी चल जाएगा और बाकियों को भी साथ में ले चल देगा। ये तो उल्टा ही पड़ गया। हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। इन्फोसिस के केस वही हो गया। हालांकि इन्फोसिस के नंबर्स में ऐसा कुछ खराब नहीं था, मतलब रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट साइड में, लेकिन हाँ कुछ इंटरनल्स ऐसे थे जो थोड़ा दिक्कत कर रहे थे। जैसे इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ जो था वो डिक्लाइन जो था वो ज़्यादा था अनुमान से, प्लस इनके जो डील विंस आए नंबर आया ना जो $3.2 बिलियन का, पिछले 3 क्वार्टर का जो एवरेज था वो $4.5 बिलियन के आसपास था। तो वो भी एक दिक्कत की बात हो गई। प्लस इनका हेड काउंट भी कम हो गया 8,440 से, और जो गाइडेंस है वो आप बता भी रहे थे, हम जब बात कर रहे थे कि जो लोअर एंड है 1.5 से 3.5% बोला इन्होंने, लोअर एंड से ज़्यादा दिक्कत होगी। मेनली गाइडेंस वाला जो इशू है ना, ये सब तो बाकी डेटा है ना, डील विन भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हेड काउंट्स और ये सब चीज़ें ये सब चलता रहता है। लेकिन बात ये है, जो डर था एक्चुअली वो इस शीट को ये लगा कि 1.5 से केवल 3%, 3.5% तक की ग्रोथ, ऐसा ही विप्रो में हुआ, ऐसा ही आपको टीसीएस में, हालांकि गाइडेंस नहीं होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आउटलुक होता है वो आउटलुक में ऐसा था। लेकिन मेन चीज़ यही है कि देखिए, जब एक्सेप्शनल आप पीटते हो किसी चीज़ को तो वो फिर वैल्यू बाइंग भी बन जाती है। तो वही चीज़ है कि अब ये देखना पड़ेगा कि आईटी में वैल्यू बाइंग बन रही है या अभी और कोई ऐसा खतरा तो नहीं है। एंथ्रोपी वाला खतरा थोड़ा सा हो सकता है कि उनके 1-2 सॉफ्टवेयर और लॉन्च हो रहे हैं तो उनका कुछ खतरा हो। वित्त मंत्री ने बैंकिंग वालों को बोला कि भैया अलर्ट हो जाओ, साइबर वाले जो खतरे हैं मिल के आए ना सारे ये। हाँ। उनके अधिकारी सारे वित्त मंत्री से। तो मतलब ये बैंकों में पैसा रखना ऑनलाइन तो बड़ा खतरे वाला हो गया। जब वित्त मंत्री खुद परेशान है तो कहीं ना कहीं हमें भी परेशान हो जाना चाहिए। बिल्कुल अलर्ट तो रहना ही चाहिए, है ना। अच्छा, जहाँ तक आईटी की बात है ना, एक और कंसर्न है जो मुझे अभी याद आया आपसे बात सुनते सुनते ना, कि रुपए का जो टेलविंड था यानी कि सपोर्ट कह लीजिए आप, आई थिंक कुछ 110 पैसे का कुछ सपोर्ट था। उसके बावजूद कंपनियों के जो मार्जिन है वो इम्प्रूव नहीं हुए, जितने इम्प्रूव हुए वो उतने इम्प्रूव नहीं हुए, और कुछ कंपनियों के तो मार्जिन्स मतलब अनुमान से नीचे आए या फिर उनमें डेंट भी देखने को मिला। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आपका रुपये का टेलविंड नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, तो आपकी स्थिति क्या होती। जो इतनी गिरावट हुई रुपए में जो कि इनके फेवर में काम करती है, वो भी एक फैक्टर है जो कि आईटी के जो दीवाने हैं या कह लीजिए आईटी को ट्रैक करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए एक चिंता या फिर पेन पॉइंट वाली बात थी। अब रही बात वैल्यू की, तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से अभी भी कई सारे एक्सपर्ट से बातचीत तो होती है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, 2 तरीके हैं उसके, या तो दिग्गजों के साथ रहिए, 1-2 स्टॉक्स रखिए अपने पोर्टफोलियो में, नाम आपको शोज़ में पता चल ही जाते हैं, या फिर आपकी भी बात हुई होगी, अंशुल जी कह रहे थे कि आप कुछ मत करिए, दिमाग मत लगाइए, कोई शेयर मत लीजिए, 20 ले लीजिए। आईटी 20, हाँ वो तो एक सिंपल विकल्प है, सेफ तरीका। हाँ, अब मैं भी मेनली आईटी 20, निफ्टी 20 ऐसी चीज़ें लेता रहता हूँ। तो मतलब इसमें क्या होता है ना कि ग्रोवर साहब, टेंशन नहीं होती कि पूरे इंडेक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है हो जाएगा, कुछ भी चलेगा आपको इम्पैक्ट दिखेगा, कुछ भी गिरेगा उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। रिटर्न कम आते हैं, लेकिन अगर आपने सेक्टर सही चुना है, आपने वो सही चुनी, अपनी लेवल सही चुने, तो आपको थोड़ा सा वैल्यू बाइंग के हिसाब से जो आप बोल रहे थे ना, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गया सेक्टर, या फिर यहाँ से गिरावट ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, वैसे ही कुचला जा चुका है, अब यहाँ से और क्या गिरेगा, मार थोड़ा ना देंगे, मार थोड़ा ना जाएगा, तो उस हिसाब से ज़रूर इस तरह से सोचा जा सकता है। लेकिन हाँ, हफ्ता ज़रूर ख़राब था। आप देखिए 24,350 के आसपास हमने पिछले हफ्ते की क्लोजिंग की थी, और कहाँ इस हफ्ते हमने 23,850 भी तोड़ दिया।
हाँ 850 थोड़ा 23,900 के 813 का हमने लो टच किया। तो आप उस हिसाब से सोचिए कि कितनी बड़ी गिरावट हमने इस हफ्ते में देख ली, बावजूद इसके कि 2 दिन हम ऊपर थे मंडे ट्यूसडे को। तो 3 दिन की गिरावट ने बाजार को कहाँ, ही है मेन 10% से ज़्यादा गिर 10 गया, 10% तो आईटी इंडेक्स ने 5%, 5.5% तो फ्राइडे को ही हो गया था। हाँ तो वो उसी की वजह से मेनली मतलब ये वीक खराब रहा। बाकी रिलायंस का भी कोई साथ नहीं मिला था, तो रिलायंस ने भी 1330 की क्लोजिंग दी। अब देखना होगा रिजल्ट्स के बाद किस तरह से परफॉर्म करता है। एक महीने में कुछ 5 से 6% करेक्ट हो चुका है नंबर से पहले। हाँ लेकिन एक चीज़ है संदीप भाई, अब ना एक्चुअली क्या होता है, अब रिजल्ट्स आ जाते हैं, रिलायंस के रिजल्ट्स का रिएक्शन आएगा मंडे को। आजकल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स एक्चुअली जो अच्छी आती हैं, जब सेंटीमेंट अच्छा होता है तभी चलती हैं। वो ख़राब आती है ना तो कुछ नहीं होता, वो ख़राब में बहुत बुरी तरह पीट देते हैं उस शेयर को। अब जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस को पीट दिया। टीसीएस के नतीजों में जब हमने शाम को पढ़े थे, जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन कुछ ख़राब नहीं दिख रहा था मुझे। तो इन्फोसिस के नतीजों में भी कुछ ख़राब नहीं दिखा था। हाँ गाइडेंस वो दे देते हैं, इसलिए थोड़ा गाइडेंस को लेकर मुझे पता तो लग गया था कि कल इसका कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, और फिर इन्फोसिस के एडीआर की स्थिति देख के भी पता लग गया था। लेकिन टीसीएस में कुछ पता नहीं चला था एज सच। टीसीएस को जब अगले दिन देखा तो वो एक सरप्राइजिंग वो थी कि ये स्क्रीन क्या। तो ये आईटी शेयरों में प्रॉब्लम है इस समय, इस तरह की सेंटिमेंटल प्रॉब्लम है। कुछ भी हो जाए कि मतलब पीटना है तो बस पीट देते हैं बिना किसी बात। क्लैरिटी नहीं है ना, अनसर्टेनिटी है कि कितना इम्पैक्ट और आएगा यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स जीरो हो जाएगा। अब आप 31,800 वाला इंडेक्स 28,500 हुआ है इस हफ्ते में, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जीरो हो जाएगा। अब बात यह है कि 25,000 पे रुकेगा, 27,000 पे रुकेगा, या 20,000 तक भी जाएगा। अब वो वाली क्लैरिटी नहीं है कि मतलब इस सेक्टर के ऊपर अब ये जो आपदा आई है ये कितनी बड़ी है और कितनी लंबी चलने वाली है। तो टाइम करेक्शन तो बात की बात है कि कितना देर तक ये लेटे रहेंगे या आराम करेंगे। प्राइस करेक्शन को लेकर ये भी बहुत कंफ्यूजन है कि कितना और नीचे इनको तोड़ा जाए, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है। अच्छा, और कोई हाइलाइट्स या कोई स्टॉक्स जो आपने इस हफ्ते में देखे? मैंने देखा एक जियो फाइनेंस बढ़िया चला शेयर, और इंश्योरेंस बिजनेस में आ रही है कंपनी, उसके साथ एलियांस के साथ ग्रुप जेवी कर रही है। अब उसमें क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस का जेवी भी आगे होगा। अभी तो हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस वाले किए हैं। इससे क्या हुआ ना कि इससे एक इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ी खलबली मच गई। 57% मार्केट शेयर है एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में। अब जो बाकी 43 हैं, एलआईसी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, उसको शायद तोड़ना मुश्किल होता है किसी भी प्राइवेट प्लेयर के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत 1-2% मार्केट शेयर हो सकता है उनका भी डेंट कर दे, लेकिन प्राइवेट प्लेयरों में विद इन द प्राइवेट प्लेयर ना दिक्कत है। अब आपके पास 10 प्राइवेट प्लेयर खड़े हैं, आप सोचोगे एक सस्ता दे रहा है, इसकी में ज़्यादा राइडर्स हैं, इसकी में ज़्यादा फ़ायदे हैं, और वो रिलायंस अक्सर करेगा, क्योंकि रिलायंस अक्सर पहले मार्केट में यही करता है, पुराने प्लेयरों की पिटाई कैसे, प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ला देता है कि सब लोग उसी के प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। जब आपको याद होगा 2003-4 में शायद आई थिंक बात होगी, ये रिलायंस कम्युनिकेशन ने वो प्राइसिंग कट किए थे, और इतने मेजर प्राइस कट किए थे मोबाइल इंडस्ट्री में, वो रिवोल्यूशन था, और उस समय पर सब लोग उनके मोबाइल पर चले गए। तो एक वाइट कलर का एक वो याद है आपको, पोस्ट पेड मोबाइल भी निकाला था। तो जितने का रिचार्ज था उतने उसमें पैसे आ रहे थे, मतलब जितने का मोबाइल भी मिल रहा था उतने का उसमें पैसे मिल रहे थे। फ्री भी शायद दे दिया था उन्होंने, फ्री था, जितने पैसे का आप ले रहे थे उसको, उतना तो उसमें टॉक टाइम था। तो वो सब चीजें थी। उस समय तो टॉक टाइम की बातें होती थी। हाँ। आज तो टॉक टाइम की कोई अहमियत ही नहीं है। तो प्राइसिंग पावर कितनी खराब, मतलब प्राइसिंग पावर ये दूसरे प्लेयर की इतनी खराब कर देते हैं। अब इंश्योरेंस में क्या है, आप अगर 10 तरह एक स्कीम दे रहे हो, उसमें आप इतने सारी चीज़ें दे दोगे कि हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियों के लिए वाइबल ना हो, तो आप मार्केट ख़राब कर दोगे। तो ये थोड़ा सा डर है बाकी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो जियो फाइनेंस मुझे मतलब जियो फाइनेंस पे ना मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लैरिटी भी आई है। ये जो स्टॉक चला ना कमज़ोर बाजार में भी, उस दिन जब खबर आई थी स्टॉक चला था, मेरे हिसाब से इन्होंने ना ये जुलाई 2025 में एक शुरुआती एग्रीमेंट तो कर लिया था, लेकिन एक बाइंडिंग एग्रीमेंट या फिर जॉइंट वेंचर जो अब हुआ है ना, उससे क्लैरिटी आई कि जो इन्होंने जुलाई 2025 में किया था उसको फाइनली इन्होंने एक अब ढांचा तैयार कर लिया था, उसमें एक जान भी डाल दी उस पुतले के अंदर। तो अब हो क्या रहा है कि जियो फाइनेंशियल में इनके रिजल्ट्स भी आप देखिए, इनकी रेवेन्यूज बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुनाफे में आपको डी ग्रोथ दिखेगी या फिर फ्लैट काइंड ऑफ नंबर्स आएंगे। अभी क्या है कि अपने बिजनेस से एस्टेब्लिश कर वही वाला जो आप जो कह रहे हैं ना कि पहले आप आइए, पहले वॉल्यूम लाइए, पहले हमारे पास रेवेन्यू आ जाए, फिर प्रॉफिट को ड्राइव करेंगे, अपने आप निकाल लेंगे। फिर बाद में जब आपकी जान हमारे हाथ में आ जाएगी, कैसे दबाना है गले को, कितना दबाना है,
ये जियो तो परफेक्ट एग्जांपल है ही है उसका, Exactly. कैसे फ्री पहले उन्होंने दिया था और अब आप देख ही रहे हैं। अच्छा, जियो फाइनेंशियल के अलावा कुछ और आपने देखा हो? जियो फाइनेंशियल के अलावा मैंने जो देखा थोड़ा सा रिन्यूएबल शेयर में एक तो प्रॉफिट बुकिंग आई, एक अदानी शेयर में बड़ा अच्छा टर्न अराउंड आया लास्ट में फ्राइडे के सेशन में जब हमने देखा कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के रिजल्ट्स आए थे, उस दिन हैमरिंग हुई, शेयर काफ़ी पिटा, 100-150 रुपये नीचे आ गया था और फिर अचानक से इतना तेज बाउंस बैक लास्ट में। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तो मुझे ये लगता है कि अब ना, मतलब पहले तो कोई शेयर इनसाइडर होता था, अब तो मुझे लगता है पूरा मार्केट ही इनसाइडर पर चल रहा है। मतलब पूरे के पूरे, मतलब पॉकेट की पॉकेट रिन्यूएबल एनर्जी पूरी की पूरी, मतलब एक थीम बना दीजिए कि इस थीम में एक खबर डालेंगे अच्छी, फिर माल लेना होगा वो पहले मतलब फिर ऊपर चला जाएगा 20-30%, 40%, फिर टिका देंगे माल, फिर एक खबर बुरी सी डाल देंगे, फिर वो नीचे आ जाएंगे, फिर वो ऊपर भाग जाएंगे, फिर भर लेंगे, फिर वापस। तो मतलब मुझे तो लगता है अब पहले होता था कि 1-2 शेयर 10-5 शेयरों में इनसाइडर पकड़े जाते थे, अब तो पता नहीं कितने हैं। और इतने नियम सख्त हो गए, एनालिस्ट बेचारे अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, डिस्क्लोजर देते फिर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद पॉकेट बदल गई हैं, मतलब एनालिस्ट पहले शायद थोड़ा बहुत कर लेते थे, अभी आजकल दूसरे लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, एक ना लक्स इंडस्ट्रीज अगर आपने देखा हो, फ्राइडे के सेशन में ना स्टॉक टूटा क्यों? एक तो क्या हुआ कि इनके जो डीमर्जर का ऐलान हुआ है, बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया, तो इनका एक फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ, एफएसए हुआ है। टोडी फैमिली है जो इनकी प्रमोटर ग्रुप है, और प्रमोटर ग्रुप्स और प्रमोटर के बीच में एक पहले एफएसए हुआ, और उसके बाद फिर ये जो डीमर्जर है ना, एक्चुअली कर क्या रहे हैं, अपने बिजनेस को 3 बिजनेसेस में स्प्लिट कर रहे हैं, जो कि इनका 22 नवंबर 2023 का भी जो इन्होंने एक अप्रूवल दिया था, उसी चीज़ को ये आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें लक्स इंडस्ट्रीज एक एंटिटी रह जाएगी और 2 कंपनियां और 2 एंटिटीज़ जो हैं वो डीमर्जर करके अलग हो जाएंगे और उनको बाद में फिर लिस्ट भी कराया जाएगा। तो ये वैल्यू अनलॉकिंग वाला पूरा प्रपोजिशन है। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रन अप है, मतलब पहले से ही चला हुआ है, जिस वजह से ये खबर जब आई भी ना, तो कह सकते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग या फिर बाय ऑन रूमर वाला केस था। तो अब इस पर मेरी बात हो रही थी, तो इस पर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़िए, देखिए इसका जो डीमर्जर हो रहा है ना, तो डीमर्जर की बात मैं क्यों लेके आया, क्योंकि वेदांता भी मैं इसी पे ही आ रहा था। तो लक्स की जहाँ तक बात है तो उसको पढ़िए थोड़ा, 3 बिजनेसेस में ये स्प्लिट हो रहे हैं, एक ये कंपनी खुद रह जाएगी, 2 अलग डीमर्ज होकर जो लिस्टिंग होने वाली है, उसमें जो वैल्यू अनलॉकिंग का प्रपोजिशन है वो शायद इस स्टॉक को ना काफ़ी ऊपर यहाँ से लेके जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हुई मेरी इस हफ्ते में लाइव शोज़ में, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए। हाँ, वेदांता, इसकी डेट आ गई, और डेट बड़ी स्ट्रेटेजिकली बड़ी वेल डिजाइन डेट है ये, मतलब आप बोलेंगे डेट कैसे डिजाइन हो सकती है? 29 एक्स डेट और 1 मई रिकॉर्ड डेट। हाँ, तो 1 मई इफेक्टिव और रिकॉर्ड डेट है, तो आपको 29 तारीख को खरीदने हैं, लास्ट मौका है आपके पास 29 अप्रैल को खरीदने का, अगर आपको इसका फायदा लेना है तो, क्योंकि 30 अप्रैल लास्ट है, 1 मई को बाजार डेट हो जाएगी ना 29, तो 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, तो अगर कुछ भी करना है तो वो 28 को होगा ना। नहीं, आप अगर 29 फिर वो वैसे भी शायद मेरे ख्याल से वो F&O एक्सपायरी वाला भी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे ना, कि 28 अप्रैल की एक्सपायरी है, तो 28 अप्रैल को वेदांता का फीचर खत्म हो जाएगा, फिर 29 से एक्स हो जाएंगे, तो ये सारे 29 को लास्ट ऑप्शन है आपके पास खरीदने का। अच्छा। क्योंकि आपकी अगर 1 मई को आपके पोर्टफोलियो या फिर डीमैट में होना चाहिए, तो 1 मई को आप 30 अप्रैल मान लीजिए, अब 1 मई तो कोई डेट है ही नहीं, बाजार के लिए तो नहीं है, क्योंकि बाजार खुला ही नहीं है, तो 30 अप्रैल हो गया, तो 30 अप्रैल को अगर आपके डीमैट में आना तो 29 तारीख लास्ट है खरीदने की। 29 को खरीदा, 30 को आया, तो आपको डीमर्जर का फायदा मिलेगा। केवल डीमर्जर के हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर आपको उसका फायदा लेना ही है, जिसको उस हिसाब से खरीदना है, केवल उसके हिसाब से, बाकी सारे एडजस्टमेंट तो F&O वाले वो सब तो है ही, 28 तारीख की एक्सपायरी है, तो वो सब तो फिर एडजस्ट होगा ही उसमें। चलिए, तो डीमर्जर में मेन चीज़ ये है कि वेदांता की एक तो वेदांता का जिंक वाला बिजनेस प्लस कॉपर वाला बिजनेस वो एक रहेगा वेदांता के साथ, और साथ ही बाकी 4 कंपनियां जो उनकी पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल में एक एल्यूमिनियम और एक स्टील, ये 4 शेयर आपको मिल जाएंगे। आयरन ओर जिसको बोल रहे हैं। हाँ, आयरन ओर और स्टील वाला बिजनेस, प्लस जो बाकी 3 कंपनियां हैं, एल्यूमिनियम की, पावर का बिजनेस और तेल गैस वाला बिजनेस, इन 3 के शेयर मिल जाएंगे। इसमें भी जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम बिजनेस के नाम जा रही है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे बिजनेस जा रहा है, नहीं, सबसे ज़्यादा वैल्यू शायद जो रेजिडुअल वेदांता उसके पास है। हाँ, वो तो देखिए, वो तो मेन जो वेदांता है, अच्छा, उसके अलावा आप बोल रहे हैं? उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ बाकी 4 में जो डीमर्ज हो रहे हैं। जो डीमर्ज हो रहे हैं,
उसमें एल्यूमिनियम के पास सबसे ज़्यादा जाएगी वैल्यूएशन। और उसके अलावा फिर पावर ऑयल एंड गैस में करीब 17,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है। एल्यूमिनियम में करीब 1,83,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है। और जो जिंक प्लस कॉपर वाला बिजनेस है, वो अगर हिंदुस्तान जिंक को भी उसके बिजनेस के साथ मर्ज रखते हो तो वो करीब 2,85,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बन रही है। बाकी जो पावर बिजनेस है वो करीब 4,505,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का है। और एक बिजनेस और कौन सा रह गया, आयरन ओर वाला, आयरन ओर, वो तो बहुत छोटा है, वो भी 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस। इनका जो बाल्को वाला स्टेक है ना इनके पास, वो भी VAML में जाएगा, वेदांता एल्यूमिनियम में, उसके अंडर ही ये हाउस रहेगा। तो उस हिसाब से एल्यूमिनियम की वैल्यू उसको भी ड्राइव करती हुई दिख रही है। लेकिन वेदांता में एक जो सरप्राइजिंग चीज़ हुई ना, जिस दिन ये खबर आई ना कि 1 मई इसकी रिकॉर्ड डेट सेट की गई, उस दिन भी स्टॉक ने ओपनिंग अच्छी दी, 795 रुपये का रिकॉर्ड हाई भी टच किया। उसके बाद मुनाफा वसूली हावी होगी। जो वीकली क्लोज आया ना वो 721 का आया, 707 रुपये तक भी लुढ़का इस हफ्ते में ये, और 721 का आया है। तो अब क्वेश्चन यही उठता है कि क्या अभी लिया जा सकता है क्या? तो इसको लेकर इस पूरे हफ्ते हमने बातचीत करी है, लाइव शोज़ में कई जगह बातचीत हुई है, तो उस पर भी लेवल्स और सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो इसको भी आप देखिए, इसको भी आप चाहे तो थोड़ा पढ़िए कि वैल्यू जैसे आपको बता रहे हैं विवेक भाई कि इसमें क्या अभी भी केस है इन्वेस्टमेंट करने का या फिर देखिए इसमें अब एक चीज़ हो जाएगी ना, जिनके इनके पास ओवरऑल 48,000 करोड़ के आसपास का डेट था, तो वो अब डिवाइड हो जाएगा उन कंपनीज में जिनके पास एक्चुअल में डेट है। अब जिस कंपनी पे मान लीजिए पावर बिजनेस है, पावर बिजनेस को एक बड़ा प्लांट लगाने के लिए बड़ा कर्ज लेना पड़ता है, तो उसका कर्ज अब उसी के साथ रहेगा। अब उसका कर्ज ना मेटल कंपनी को बाधित नहीं करेगा, कंसोलिडेट होकर नहीं दिखेगा। हाँ, तो ये एक चीज़ है। हालांकि ये अच्छी भी है बुरी भी है। अभी तक वेदांता पूरी एक एनर्जी कंपनी थी, तो वो एक बड़ी कंपनी थी, तो वो सब कुछ झेल लेती थी। अब पता लगेगा वेदांता की 2 कंपनियां अच्छा नहीं कर रही हैं और 3 कंपनियां अच्छा कर रही हैं, तो मार्केट फिर अलग अलग तरीके से सबको देखेगा। तो वो भी एक वे ऑफ थिंकिंग है। हालांकि वेदांता हो गए और ये अनिल अंबानी हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मर्जर डिमर्जर में बहुत काम किए हैं। मतलब इनको मुझे समझ नहीं आता, फिर भाई मर्जर क्यों करते हो, फिर डिमर्जर क्यों करते हो? और उसके जो लॉजिक दिए जाते हैं ना, हाँ, वो दुनिया याद रखती है उनके स्क्रीनशॉट बना के, हाँ, कि जब आपको जोड़नी है सारी कंपनियां, हाँ, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे सारे बिजनेस एक साथ होंगे, हम सबसे, कंसोलिडेट, हाँ, हम हमें एनर्जी की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे, सिनर्जीज मिलेंगी, हमें सारे बिजनेस एक साथ होंगे। तो हाँ। और जब आप अलग कर रहे हैं सारे, तो बोले कि ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, इसमें लोगों की वैल्यू बनेगी। खैर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ। इसके अलावा ना एक गोदरेज ग्रुप इस हफ्ते काफ़ी फोकस में रहा है। कह रहे हैं कि अब पता नहीं, कहते हैं ना कि नई सरकार आती है तो बड़े बड़े वादे के साथ आती है, हाँ। ऐसे ही अब फिरोजशाह गोदरेज आ रहे हैं। हालांकि प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है इस ग्रुप का, पैसा बना के दिया है शेयर होल्डर्स को, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वादे कर रहे हैं ना, जो नए जो चेयरमैन आएंगे अगस्त से, वो कह रहे हैं कि हम 5 लाख करोड़ की वैल्यू कर देंगे ग्रुप की, 3 गुना बढ़ा देंगे वैल्यू यहाँ से। भाई गोदरेज इंडस्ट्रीज़, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ से मतलब अगर 3 गुना होना है तो शेयर भी उस हिसाब से चलेंगे। हालांकि ये कुछ 2 नई एंटिटीज़ हैं जिसकी लिस्टिंग करने की बात कर रहे हैं। एक आई थिंक इनकी कंज्यूमर है और एक कुछ और बिजनेस है इनका, जिसको ये कह रहे हैं कि हम लिस्ट भी करेंगे, तो वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी और बड़े टारगेट्स रखे इन्होंने सेल्स और EPS ग्रोथ के, वो सब। तो अब देखना होगा कैसे ये पैन आउट होता है। लेकिन हाँ, जो नंबर्स इन्होंने कोट किए हैं और जो वैल्यू की बात की गई है ना, उस हिसाब से मेरी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हुई इसको लेकर, अपसाइड है इन सब स्टॉक्स में, मतलब बढ़िया वैल्यू है। जिस हिसाब से अगर ये अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, उस हिसाब से कि वैल्यू अनलॉकिंग भी हो जाए, 2 कंपनियां लिस्ट भी हो जाए, क्योंकि 6 मेन बिजनेसेस हैं इनके, 3 लिस्टेड हैं, 3 अनलिस्टेड हैं, उनमें से 2 और ये कह रहे हैं कि हम बाजार में लिस्ट कर देंगे, तो 5 एंटिटीज़ अब लिस्ट हो जाएंगी। तो मतलब गोदरेज की भी अब 5 कंपनियां एक तरह से मार्केट में आ जाएंगी। तो वेदांता की भी कई सारी कंपनियां आ जाएंगी, गोदरेज की भी काफ़ी सारी कंपनियां आ जाएंगी। तो IPO मार्केट भले ही ठंडा चल रहा हो, लेकिन डिमर्जर मार्केट हॉट चल रहा है इस समय। कंपनियां नई आ रही हैं बाजार में लिस्ट होने के लिए। चलिए, और बताइए अब नेक्स्ट वीक में क्या देख रहे हैं? अब नेक्स्ट वीक में तो आप जैसे कह रहे थे, रिलायंस का इम्पैक्ट आ जाएगा, Result का impact सोमवार को रहेगा। उसके नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वायदा बाजार की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो बड़ा खेला होगा उस दिन। 28 तारीख का है। और नेक्स्ट वीक वैसे भी छोटा रहने वाला है, 4 दिन का। छोटा भी रहेगा, और पश्चिम बंगाल का ना 2nd फेज ऑफ इलेक्शन भी है। जो मेजर पोर्शन है ना, जो रिनाउंड प्लेसेस हैं या नोन प्लेसेस हैं, वहाँ पे इलेक्शन होना है। पहले फेज़ में आपने देखा ही है किस तरह का एक्शन हुआ था वहाँ पे। तो दूसरा फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी होगा।
और वेदांता वाला तो केस है ही है कि आप 1 मई का डेट भी है और 29 अप्रैल की भी बात है, प्लस वो वायदा बाजार में भी कैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं सारे, वो सब भी देखना होगा। बाकी तो बस 1 मई की छुट्टी है, 4 दिन का छोटा हफ्ता है। बिल्कुल, 30 अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहेगा। हफ्ता भी ख़त्म होगा, महीना भी ख़त्म होगा। बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। तो खैर अब अगले हफ्ते बहुत सारे ट्रिगर्स रहेंगे, मतलब छोटे हफ्ते में, और बहुत सारी खबरें रहेंगी, उन खबरों के इम्पैक्ट होंगे, प्लस नतीजे भी रहेंगे बहुत सारे। नतीजे बहुत सारे हैं। हाँ, तो नतीजों पर भी इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जो मेजर मूवर्स हैं, जो आईटी हिला सकते थे, जो बैंक हिला सकते थे, ऑयल एंड गैस हिला सकते थे, उसका आ गया रिजल्ट। तो अब जो हिलेगा वो थोड़ा बहुत बाकी सेक्टर्स, एसबीआई वगैरह जो बड़े नाम हैं उनका इंतजार है, ऑयल एंड गैस की बाकी कंपनियां छोटी मोटी जो आएंगी उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वीक रहेगा नेक्स्ट वीक भी। तो फिलहाल अब इस खास प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।